दोस्तों नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह देव, चांदनी, पंकज, चंदन कुमार, बिट्टू, राजपूत, अभिषेक, इसके बाद बालाराम है, चंदन है, राहुल है, गगन प्रताप। अच्छा, गगन प्रताप मैथ्स वाले तो नहीं है क्योंकि बायोलॉजी पढ़नी पड़ गई है। चलो, आकाश आ चुके हैं, देव आ चुके हैं। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। इस बार इस साल का मानसून तो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है। हाँ जी, विक्रम आपका भी नाम ले लिया है, दीपक कुमार। इस बार तो मानसून ऐसा चल रहा है कि पूरा दिसंबर तक बारिश बारिश होने वाली है। आज सुबह से हमारे यहाँ, अभी हाल फिलहाल में जयपुर में हूँ, जयपुर मेरा घर है, मायका है मेरा, तो मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो इतनी तेज यहाँ पे बारिश हो रही है सुबह से, इतनी तेज। पहले तो मुझे ये लगा था कि भाई आज क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बिकॉज लाइट इंटरनेट दोनों सुबह से ठप पड़े थे पूरे जयपुर के ही, है ना। और आज हमारे जयपुर में बहुत दुखद घटना हुई कल रात को। जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई। आग लगने से वहां पर कम से कम 7 से 8 मरीज की डेथ हो चुकी है अभी तक। तो बहुत ही गंदी न्यूज़ है, पता नहीं कैसा क्या हो गया है ऐसा ना। तो बहुत ज्यादा भगदड़ मची, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए हैं, तो बहुत बुरा हाल है एसएमएस हॉस्पिटल का हाल फिलहाल में। अविनाश कह रहे हैं मैं जयपुर से हूँ। ओके, क्या हुआ? मैंने कहा ना जयपुर का बहुत ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इनफैक्ट इंडिया का एम्स वगैरह के बाद 2-3 नंबर पे एसएमएस हॉस्पिटल आता है सबसे अच्छा हॉस्पिटल में। उसका ऐसा हाल है, आप सोचिए। चलिए स्टार्ट करें अपन आज की क्लास। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करें आज की। हम शनिवार को क्या पढ़ के गए थे? हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमने पढ़ा था स्टमक कि जो जितना भी खाना मुंह का होता है वो पाइप में जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप से हमारे कहां जाता है? आप बताओगे कि हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। अब स्टमक से सारा फूड कहां पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आ गया। याद है पिछली क्लास कि एकदम ही आप भूल गए हो सारी बातें, है ना। तो क्या आप बताओगे कि सारा का सारा पेट का जो खाना होता है वो कहां आता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। 3 पार्ट्स बोलो या हिस्से बोलो। सबसे पहला हिस्सा जो पेट से जुड़ा हुआ होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम जेजुनम कहते हैं, और जो तीसरा हिस्सा होता है उसको हम इलियम कहते हैं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या कि जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आता है, ये आपका ड्यूडेनम है, ये वाला पाइप, तो ड्यूडेनम में लीवर और पेंक्रियाज, यकृत और अग्नाशय अपना अपना जूस इस खाने में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा आज कि लीवर कौन सा जूस बनाता है, वो जूस क्या काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अरे भैया, तभी तो हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लीवर जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है वो हमें देखना पड़ेगा। पेंक्रियाज जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, आपने सुना होगा कि गोवा के जो सीएम थे मनोहर पारिकर, बहुत ही अच्छे सीएम थे, बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी डेथ किससे हुई थी? पैंक्रियाटिक कैंसर से हुई थी। जब इस पैंक्रियाज के अंदर कैंसर हो जाता है तो इसको पैंक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं, बहुत खतरनाक कैंसर होता है ये, है ना। तो अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा आगे। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। मैं बड़ी आंत क्या है आगे पढ़ेंगे बेटा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट लिखेंगे हम। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 1 वाला पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम पार्ट। और ड्यूडेनम को हिंदी में हम ड्यूडेनम भी कहते हैं, और ड्यूडेनम को हिंदी में ड्यूडेनम के साथ साथ कभी कभी कुछ बुक्स वाले अंतर्ग्रहणी नाम से लिख देते हैं। तो ये मत सोचना ये अंतर्ग्रहणी क्या होता है, ड्यूडेनम का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। हाँ जी, चलो अब इस ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन्स, 2 ग्रंथियां, ऑर्गन्स होते हैं लेकिन वो ग्रंथियों, ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। कौन कौन से कनेक्टेड होते हैं? नंबर 1 पे होता है लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत या जिगर कहते हैं, और नंबर 2 पे हमें यहाँ पे पढ़ना है पेंक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। तो पहले हम लीवर पढ़ेंगे, क्या होता है लीवर, कहां होता है, कैसा होता है, किस कलर का होता है, क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, वो किस कलर का होता है, उसके पीएच का मान कितना होता है, बाइल जूस क्या करता है। फिर हम पेंक्रियाज पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा खत्म होगा। राइट, समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब लिखेंगे हम 1 नंबर पे, 1 नंबर ड्यूडेनम दिया तो ए नंबर दे दो। ए पर लिखेंगे हम लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। बच्चों आपने लीवर के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं कि शराब ज्यादा पीने से लीवर खराब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा पेन किलर, ज्यादा दवाइयां खाने से लीवर खराब हो जाता है। आखिर शराब पीने से कभी आपने सोचा है कि शराब पीने से लीवर क्यों खराब होता है? आंत क्यों नहीं खराब होती? हार्ट क्यों नहीं खराब होता? अच्छा सुनो, शराब टॉक्सिक है, शराब जहरीली है, शराब दिमाग भी खराब करती है, हार्ट भी खराब करती है, लेकिन सबसे ज्यादा लीवर जो है वो नुकसान किसको पहुंचाता है? सॉरी, शराब किसको नुकसान पहुंचाती है? हमारे लीवर को। ऐसा क्यों? आज इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लीवर के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हिपैटोलॉजी ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? लीवर के बारे में। जब हम यकृत के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम उस ब्रांच को हिपैटोलॉजी कहते हैं। और बच्चों जो डॉक्टर्स इस ब्रांच में काम करते हैं वो आगे चलकर कौन से डॉक्टर कहलाते हैं? वो हिपैटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर किसी के यकृत में प्रॉब्लम होती है तो बेटा वो कहां पे, कौन से डॉक्टर के पास जाता है? वो हिपैटोलॉजिस्ट के पास जाता है। और लीवर को बायोलॉजी में हिपैटो या हिपैटिक शब्द से डिनोट करते हैं। अगर आप कभी भी हिपैटो शब्द देखो या हिपैटिक शब्द देखो, उसका मतलब होता है लीवर, यकृत। आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जहां पर लीवर के सैंपल रखे हुए होते हैं, उस रूम के बाहर लिखा होता है हिपैटिक रूम। तो हिपैटिक रूम का मतलब क्या हो गया? इसमें लीवर के सैंपल हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा हमारे लीवर्स में जो सेल्स होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो हमारे लीवर को बनाती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं हम हिपैटिक सेल्स। क्या कहते हैं हम उनको? हिपैटिक सेल्स कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हिपैटिक कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं, तो हिपैटिक कोशिकाएं कौन से ऑर्गन में पाई जाती हैं? ये हमारे यकृत में पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो हिपैटिक सेल्स होती है ना, इनमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। अब हाईएस्ट रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक पुनर्निर्माण की, अगर आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट रीजनरेशन पावर कौन से ऑर्गन या कौन सी सेल्स के पास पाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हमारे लीवर की सेल्स, हिपैटिक सेल्स थोड़ी बहुत डैमेज हो जाए, थोड़ी बहुत खराब हो जाए, तो ये अपने आप कुछ दिनों के अंदर वापस रीजनरेट होना शुरू हो जाती है बेटा। इनके अंदर रीजनरेट होने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम हमारे यकृत को, अपने लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। हाँ, आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन जी बहुत ज्यादा शराब पीते थे एक टाइम पर, उनका लीवर खराब हो गया था तो उनको भी टुकड़ों में लीवर दिया गया था। तो आप अपने लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं लीवर को बीच में से चाकू से काट दूं और लीवर के 2 टुकड़े बन गए, दोनों टुकड़ों से थोड़े दिनों के अंदर पूरे 2 नए लीवर बन जाते हैं बेटा, पता है। इसीलिए अगर मान लो कि आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, और आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है और उसका लीवर पूरा खराब हो गया, तो डॉक्टर कहता है आप अपना कुछ परसेंटेज लीवर इसको देकर इसकी जान बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना 40% लीवर उनको दे दिया, ठीक है, आपने कितना बचा? 60%। सामने वाले में कितने गया? 40-45%। तो आपका भी लीवर कुछ दिनों के अंदर वापस बन जाएगा और सामने वाले के बॉडी में जो आपने 40% हेपेटिक सेल्स डाली है वो वापस से रीजनरेट हो जाएंगी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है?
सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें पाई जाती है? लीवर में। और लीवर की कौन सी सेल्स में? तो आप क्या करके आओगे बेटा? लीवर की सेल्स को हेपेटिक सेल्स कहते हैं। आप याद करो जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने कहा था ब्रेन की सेल्स में सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है। अगर ब्रेन की सेल्स एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है वो, जबकि लीवर के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ज्यादा शराब पी लेते हैं, आप ज्यादा पेन किलर्स खा लेते हैं तो आपके लीवर की जो 5-10% सेल्स डैमेज हो जाती है ना, वो वापस से रिकवर हो जाती है बेटा। उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रीजनरेशन पावर ही ज्यादा है। राइट? पॉइंट समझ में आ गया? जी मैम। अब बात आती है कि लीवर किस कलर का होता है और कितना वजन होता है। जब आप यकृत के कलर की बात करते हो, नेचुरल कलर की बात कर रही हूं मैं, आप शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब नहीं पीते हैं, तो आपके लीवर का कलर होना चाहिए रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का। अच्छा, लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो लोहा किस कलर का हो जाता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो आपने ऐसा लोहा देखा होगा जिस लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसी कलर का आपका लीवर होता है। लेकिन जो लोग शराब, तंबाकू ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीते हैं, उनका जो लीवर है वो लाल नहीं सिर्फ भूरा हो जाता है। लाल हट गया है ना, भूरा ही बच गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट, लीवर का वजन कितना है? कितना वजन में कितना होना चाहिए? तो यकृत का जो वजन होता है वो होता है बेटा 1.5 से 1.7 किलोग्राम। जी हाँ, किलोग्राम में लिखोगे तो ऐसे, और अगर ग्राम्स में आ जाएगा तो वैसे लिख लोगे। सुनो, लीवर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा और सबसे हैवी ऑर्गन है। हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? यकृत। इसीलिए आप एक लाइन पढ़ते हो, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यकृत को आप ग्रंथि क्यों बोलते हो? क्योंकि यकृत जो है वो जूस बनाता है, इसलिए हमें यकृत को ग्रंथि बोलना पड़ता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि कौन सा ऑर्गन है जो हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल का मतलब जो अंदर है। देखो, अगर आपसे पूछे आउटर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन। हमारी त्वचा बाहरी अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे इंटरनल जो ऑर्गन है जो हमें दिखते नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तब आप क्या कहोगे? लीवर, यकृत। ठीक है, चलिए 2 किलो का नहीं होता बेटा, 2 किलो का मतलब तो लीवर का फैटी लीवर हो गया है ना। चलो लिखिए, पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज द, या लिख दो, लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। आउटर की बात नहीं करी बेटा मैंने, इंटरनल ऑर्गन की बात करी है। देखो, यकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग है। सबसे बड़ा और भारी, वजन में बड़ा होगा तो हैवी तो होगा ही ना, बड़ा और भारी आंतरिक अंग है। यानी कि अंदर वाले ऑर्गन्स में सबसे बड़ा और सबसे वजनदार अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा हमारे शरीर की। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जितनी भी सारी आप ग्रंथियां पढ़ते हो, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, सब में सबसे बड़ा कौन है? यकृत। तो लिख दो, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की? तो यकृत होती है सबसे बड़ी। अब मैं आपको फोटो दिखाइए, मैं आपको दिखाती हूं एक्चुअली लीवर होता कहां है। जहां पे आपका पेट खत्म होता है, इस फोटो में देखो, ये आपका पेट है। ठीक है, पेट आपका यहीं से शुरू हो जाता है ऐसे, तो ये पेट रहेगा और पेट के साइड में यहां पर ये दिख रहा है लाल भूरे रंग का, ये आपका यकृत होता है। ये आपका यकृत होता है। आपको मैं दिखाती हूं और अच्छे से क्लियर फोटो में। इस फोटो में देखो आप, ये रहा आपका यकृत। ये ऐसा लीवर होता है आपका, ये लीवर लाल भूरे रंग का। जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहा इसी कलर का हो जाता है। ऐसा ये रहा लीवर, और देखो इसमें जितनी भी सारी सेल्स होती हैं उनको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। इसीलिए लीवर से जो नली निकलती है उसका नाम भी हेपेटिक डक्ट है, क्योंकि मैम ने बताया अभी हेपेटिक शब्द का मतलब हमेशा क्या होता है? लीवर, यकृत होता है बेटा, है ना। ठीक है, आ जाइए अब बात करते हैं कि मैम हम यकृत को डाइजेस्टिव सिस्टम में आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? यहां पे पढ़ने की क्या जरूरत है मैम लीवर को? तो बेटा लीवर बनाता है एक जूस, और उस जूस का नाम होता है बाइल जूस। लिख दीजिए, लीवर क्या बनाता है? एक रस बनाता है, जिस रस को हम पित्त रस कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। कितना? एक दिन में 600 ml से लेकर 800 ml के बीच में आपका बाइल जूस बन सकता है। ये बाइल जूस बनाया किसने? यकृत ने बना दिया। अब ये जो बाइल जूस है ये बनाता तो कौन है? यकृत। और ये जाके स्टोर होने के लिए, बाइल जूस का स्टोरेशन कहां होता है? स्टोरेशन का मतलब होता है भंडारण या संग्रहण। ये स्टोर कहां होता है? तो यकृत से नीचे की तरफ एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, एक पाउच जैसा ऑर्गन होता है, जिसको आप गाल ब्लैडर कहते हैं। और इसी गाल ब्लैडर को हम हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। पित्त की थैली, आम भाषा में हम क्या कहते हैं? पित्त की थैली। मैं दिखाती हूं आपको पित्त की थैली कैसी होती है। थैली जैसा ही होता है। ये यकृत है, हाँ जी मैम। इसने एक दिन में 600 से 800 ml के बीच में क्या बनाया? बाइल जूस बनाया। जब ये बाइल जूस ज्यादा बन जाता है तो पता है इस नली से होता हुआ इस थैली में जाके स्टोर हो जाता है। और ये थैली का नाम क्या है? इस थैली का नाम है गाल ब्लैडर। जब कभी किसी इंसान के गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो
हेलो 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 बच्चों, क्लास चल गई है क्या? एक बार मुझे बताएंगे आप लोग? हाँ जी हाँ जी, हेलो 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 हेलो। अभी क्लास चल गई है? अरे बाबा, ये क्या हुआ बीच में? हाँ, अभी क्लास चल गई है? ओके 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 ओके। पता नहीं क्या हुआ बीच में, क्लास अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर टेक्निकल टीम से पूछा मैंने, उन्होंने कहा मैम कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं। चलो छोड़ो, खैर हो गया ना, चल गया ना, 5-7 मिनट खराब हो गए, कोई नहीं, अपन ज्यादा पढ़ेंगे। तो मैंने कहा लीवर क्या बनाता है? लीवर बनाता है बाइल जूस। ये बाइल जूस जब ज्यादा बन जाता है तो इसका स्टोरेशन, स्टोरेशन का मतलब होता है इसका भंडारण। ये कहां पे स्टोर हो जाता है? तो ये जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। ठीक है, आपसे पूछेगा लीवर बनाता, बाइल जूस बनाता कौन है, तब आप क्या करोगे बेटा? बाइल जूस बनाता है लीवर यकृत। जाके स्टोर कहां हो जाता है, तब आप बताओगे वो गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में जाके स्टोर हो जाता है। एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो बाइल जूस होता है इसके पीएच का मान कितना होता है? ये होता है बेटा एल्कलाइन नेचर का। एल्कलाइन का मतलब होता है ये बेसिक नेचर का होता है, 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में इसके पीएच का मान होता है। और जब पीएच वैल्यू 7.5 से 8.5 के बीच में होती है तो वो किस नेचर का मानते हैं हम? बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का मानते हैं हम इसको। हम इंडिया का ही नेटवर्क डाउन हुआ था। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे नहीं पता, अगर इंटरनेट का प्रॉपर डाउन हुआ है तो, क्योंकि मेरे को तो 5-7 मिनट कुछ दिखे ही नहीं। ठीक है, तो यकृत अपना बाइल जूस बनाता है कितना? 600 ml से 800 ml के बीच में। ये ज्यादा बन जाते हैं, स्टोर कहां होता है आप बताओगे? गॉल ब्लैडर में। इसके पीएच का मान कितना होता है? तो ये 7.5 से 8.5 पीएच वाला होता है। ये बाइल जूस कलर में कैसा होता है? कैसे कलर का होता है? इसका रंग कैसा होता है? तो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो आपको गॉल ब्लैडर किस कलर का यहां पर दिख रहा था इस फोटो में? ग्रीन कलर का। पित्त रस हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है ग्रीन कलर का? क्योंकि बेटा इस ग्रीन कलर के लिए एक पिगमेंट बनाता है लीवर, और उस पिगमेंट को बोलते हैं बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन नाम का एक पिगमेंट बनता है, और इसी बिलीवर्डिन की वजह से बाइल जूस का कलर कैसा हो जाता है? हरे रंग का, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाइल जूस कौन से कलर का? हरे रंग का। किस पिगमेंट? मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी में जब भी किसी कलर की बात करते हैं तो बेटा वो कलर किसकी वजह से होते हैं? पिगमेंट्स की वजह से। और बाइल जूस का भी जो कलर है, हरा रंग है, वो किसकी वजह से है? वो बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। अब ये बाइल जूस होता क्या है, क्या करता है? बच्चों एक बात ध्यान से समझना, मैंने कहा जैसे ये आपका यकृत है, ठीक है, इस यकृत से जब बाइल जूस ज्यादा बन जाता है तो नीचे की तरफ एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, और इस थैली जैसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। इसमें आके स्टोर हो जाता है। मैंने कहा ज्यादा बन जाता है जब इस थैली में आके स्टोर होता है। बाकी का बाइल जूस होता हुआ यहां से होता हुआ कहां पर आके गिरता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ध्यान से समझो। ये आपका लीवर है, लीवर यहां से बाइल जूस बना रहा है, बन के ज्यादा बना तो इस थैली में स्टोर हो जाएगा। इस थैली को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। बाकी का ये जो बाइल जूस है ये ऐसे होता हुआ यहां पे आ जाता है इस पाइप में, और इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। मैंने यही तो पढ़ाया, ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं। ये आपका लीवर है, ये आपका यकृत है, और ये पेड़ के पत्ते जैसा होता है, इसको हम पेंक्रियाज कहते हैं, इसको हम अग्नाशय कहते हैं। तो ये पेंक्रियाज और लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो लीवर ऐसे आपका 24 घंटे 7 दिन क्या बनाता रहता है? लीवर 24 घंटे 7 दिन आपका बाइल जूस बना रहा है। बन रहा है बाइल जूस कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। तो ऐसे ग्रीन कलर का बाइल जूस ऐसे आके इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके गिरता रहता है, और जब ये ज्यादा बन जाता है तो ये बाइल जूस है ये इस पित्त की थैली में, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पित्त की थैली, यहां जाके स्टोर हो जाता है, यहां जाके स्टोर हो जाता है। अब बात ये है कि मैम ये बाइल जूस है लीवर ने बना के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में ट्रांसफर कर दिया। और ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम में भोजन होता है, फूड होता है। तो जो खाना आपके पेट में था और पेट से कहां गया? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में। तो इस खाने में आकर कौन सा जूस गिर गया? बाइल जूस आके गिर गया। अब ये बाइल जूस होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, और ये कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में यहां पर अपना क्या योगदान देता है, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या मिलता है इस बाइल जूस के अंदर, वो लिखेंगे हम। तो लिखिए बाइल जूस में क्या क्या होता है, एक एक करके सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। पित्त रस क्या होता है, कौन बनाता है, कहां से आता है, कहां पे जाके गिरता है, और इस पित्त रस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। लिखो बाइल जूस में एक तो होते हैं लिपिड्स, और बाइल जूस में जो लिपिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। कौन से लिपिड्स बेटा? फॉस्फोलिपिड्स। मैं क्या पढ़ा रही हूं? बाइल जूस का कंपोजिशन पढ़ा रही हूं कि बाइल जूस में क्या क्या मिलता है। जैसे मैंने पढ़ाया था सलाइवा में क्या क्या बनता है, लार में क्या क्या होता है। तो बाइल जूस में तो फॉस्फोलिपिड्स होता है, साथ में आप लिखोगे कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल तो एक सेपरेट चैप्टर है, आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। और साथ में बाइल जूस में होते हैं क्या? बाइल सॉल्ट होते हैं बेटा, बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स का मतलब होता है पित्त लवण, वो लवण जो बाइल के अंदर है तो उसे पित्त लवण, बाइल सॉल्ट कहते हैं। ये 2 तरीके के बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन कौन सा बेटा? पहला है बाइल सॉल्ट जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और दूसरा जो हमारे बाइल जूस में सॉल्ट होता है उसको बोलते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन सा? सोडियम ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट हिंदी में सेम नाम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं। और थोड़ा बहुत इन सब चीजों के साथ मिला हुआ होता है वाटर यानी पानी। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो बेटा एक जूस बनाती है, एक रस बनाती है, और उसी रस को आप क्या कहते हो? बाइल जूस कहते हो। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? बाइल जूस किसने बनाया, किस कलर का होता है, उसके पीएच का मान कितना होता है, कहां पे जाके स्टोर होता है, और बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है। तो बाइल जूस के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब लवण, वो सॉल्ट जो बाइल जूस के अंदर है कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या मैंने आपको कहीं पर भी ये लिखकर बताया है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है? आप मुझे बताओ। नहीं ना, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सा जूस है जिसमें एक भी एंजाइम नहीं होता? आंसर होगा बाइल जूस। आंसर क्या होगा? बाइल जूस। बाइल जूस में लिख देना नो एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल जूस यानी कि पित्त लवण के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब आप कहोगे मैम डाइजेशन तो एंजाइम करवाते हैं, अब बाइल जूस में जब एंजाइम है ही नहीं तो डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? तो बाइल जूस डाइजेशन करता है अपने बाइल सॉल्ट की सहायता से, पित्त लवणों की सहायता से ये डाइजेशन करवाता है। अब किसका करता है आप सुनो जरा, इस फोटो में आओ, पिछली फोटो को देखो ध्यान से। बाइल जूस आया, आके कहां पर गिरा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होता है? खाना, भोजन होता है आपका, जो भी आप खाते हो। और खाने में हम जो भी चीजें खाते हैं उसको मैंने बताया था क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और हम 3 तरीके के पोषक तत्व खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम शर्करा कहते हैं, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा फैट, फैट या लिपिड्स। तो प्यारे बच्चों बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? बाइल जूस इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। लिखिए बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? तो लिखो इट इज हेल्पफुल
हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ फैट्स लिख दो या आप लिख दो लिपिड्स, क्योंकि फैट्स को ही हम लिपिड्स कहते हैं। पित्त लवण या पित्त रस, हिंदी में लिखो पित्त रस, वसा के पाचन में सहायक होता है। जितनी भी आप वसा खाते हो उसके पचाने का काम किसका होता है? आप बताओगे बाइल जूस का, पचाने में सहायक है। अब आप पूछोगे मैम फैट क्या होती है? तेल, घी, मक्खन, है ना, ये सब आप खाते हो, इसके अंदर फैट होता है। ऐसे बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में ऐसे आप फैट खाते हो, ऐसे ऐसे खाते हो फैट। और जैसे ही ये फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आती है, जैसे ही ये भोजन छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में आता है और ड्यूडेनम में इस भोजन के अंदर आके मिल जाता है बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या करता है? ये बड़ी बड़ी वसा की बूंदों को, ये फैट है ना, वसा है ना, इसकी बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में ऐसे तोड़ देता है, ऐसे छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। और फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जब टूटती हैं, जब इनका ब्रेकडाउन होता है, तो इसकी जो स्मॉलर ड्रॉप्स होती हैं इनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है आपके बॉडी में फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ा हुआ है, इसी फैटी एसिड्स के बारे में बात करता है। तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, वसा की छोटी छोटी बूंदों में जिनको वसीय अम्ल कहा जाता है, इनमें तोड़ने का काम किसका होता है? बाइल जूस का। अरे कौन तोड़ता है फैट को फैटी एसिड में? कौन बदलता है? पित्त रस बदलता है, बाइल जूस बदलता है ना। तो ये क्या काम करता है? तेल, घी के अंदर, मक्खन के अंदर, छाछ के अंदर, दही के अंदर जितनी भी सारी फैट होती है, उस फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को, फैट की छोटी छोटी ड्रॉप्स जिनको फैटी एसिड्स कहते हैं, उनमें तोड़ने का काम करता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जो डाइजेशन हुआ है ये एंजाइम की सहायता से हुआ है? नहीं मैम, बाइल जूस में तो एंजाइम नहीं होते हैं। फिर बाइल जूस ने कैसे डाइजेशन कर दिया? तो बाइल जूस अपने बाइल सोल्ट की सहायता से डाइजेशन करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा डाइजेशन जो बिना एंजाइम के होता है, किसी सोल्ट, किसी लवण की सहायता से होता है, उसको फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि लीवर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो डाइजेशन कैसा होता है? उस डाइजेशन को, ये जो डाइजेशन है ना, इस डाइजेशन को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? इसे बोलेंगे भौतिक पाचन। ऐसा पाचन जो कोई एंजाइम नहीं करवाता है, जैसे कोई सोल्ट करवा रहा है, कोई लवण करवा रहा है, उस पाचन को आप क्या कहते हो? उसे आप फिजिकल डाइजेशन, भौतिक पाचन कहते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, देखो मैं या तो ये कह दूं बाइल जूस ने फैट का डाइजेशन करा, या मैं ये कह दूं लीवर ने फैट का डाइजेशन करा, बात तो बराबर है ना? क्यों बराबर है? क्योंकि लीवर ही तो बाइल जूस बनाता है। हाँ जी मैम, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या कि लीवर कैसा डाइजेशन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? फिजिकल डाइजेशन करता है। और फिजिकल डाइजेशन क्या होता है? ऐसा डाइजेशन जो किसी एंजाइम की सहायता से ना हो, किसी लवण की सहायता से, किसी सॉल्ट की सहायता से हो, उसे हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों सुनो, लीवर से निकला हुआ बाइल जूस फैट को पचाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पचा पाता है। ये फैट का क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन करता है। अब पार्शियल डाइजेशन का मतलब मैं कितनी बार बता चुकी हूं, पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है आधा अधूरा पाचन, आंशिक तौर पे पचा हुआ। इसका मतलब मैम अभी फैट पूरी तरीके से नहीं पची है ना बेटा। तो कहां पचेंगी? आगे बताएंगे आपको कहां पचेंगी, आगे बताएंगे। बस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, चलो फटाफट मेरे क्वेश्चन के आंसर करो। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आप मुझे फटाफट आंसर करो। आपसे पूछे लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। कितना बनाता है? इतना। बाइल जूस ज्यादा बनता है तो कहां स्टोर होता है? यहां। बाइल जूस किस नेचर का होता है? बाइल जूस का कलर कैसा है? किसकी वजह से है? लीवर जो बाइल जूस बनाता है वो छोटे आंत के कौन से हिस्से में आकर गिरता है? ड्यूडेनम में गिरता है ना। और अगर आपसे पूछे एग्जामिनर बाइल जूस में एंजाइम होता है? नो मैम। फिर किसकी सहायता से पाचन होता है? बाइल लवण। कौन कौन से लवण होते हैं बाइल जूस में? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। बाइल जूस किसके पाचन में सहायक है? तो आप क्या करोगे? फैट, लिपिड्स के पाचन में सहायक है। कैसे करता है? तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसा की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। आपसे पूछे ये कैसा डाइजेशन है? ये फिजिकल डाइजेशन है। क्या बाइल जूस फैट को पूरे तरीके से पचाता है? नहीं। तो कैसा डाइजेशन करता है फैट का? पार्शियल डाइजेशन, आंशिक तौर पे पचाता है, आधा अधूरा पचाता है। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपके दो क्वेश्चन के आंसर दूंगी, तो आप मुझे ये बताओ आपको समझ में आया कि लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों पड़ते हैं? अगर लीवर ना हो किसी इंसान का, अगर किसी इंसान का लीवर खराब हो जाए तो फैट कभी पचेगा ही नहीं उसके बॉडी में। और जब फैट ज्यादा होती है ना तो वो हमारे शरीर में ऑर्गन्स के बाहर चिपकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स में इंफ्लेमेशन, ऑर्गन्स में सूजन पैदा हो जाती है ना। आई मेरी बात समझ में? अब मैं आपके सबसे फेमस क्वेश्चन का आंसर देती हूं। क्वेश्चन ये है कि ज्यादा शराब पीने से आखिर लीवर ही क्यों खराब होता है? बोलो वापस बोलो, ज्यादा शराब पीने से आखिर लीवर ही क्यों खराब होता है? आपने लिया अल्कोहल, ले लिया अल्कोहल, ठीक है। शराब जो है ना उसका डाइजेशन पेट में ही हो जाता है। शराब जो है वो पचती कहां है? ध्यान से समझना, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो। अगर पूछे अल्कोहल का डाइजेशन कहां होता है, ये नोट डाउन नहीं करना है आपको नोट्स में, बस आपको समझ लो। अल्कोहल का डाइजेशन हमारे माउथ और स्टमक में ही हो जाता है, पेट में ही हो जाता है। अब पेट में शराब पच गई, पचने का मतलब है कि शराब के अंदर जितने भी टॉक्सिक अमाउंट, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स थे, जो जहरीले कंपाउंड्स थे, वो बाहर आ गए शराब से पेट में। अरे आगे कि नहीं आगे? हाँ जी मैम, शराब कोई अच्छी चीज तो है नहीं। शराब के अंदर क्या है? शराब के अंदर टॉक्सिक चीजें, वो आपके पेट में पच गई। अब पेट से खाना कहां जाता है मुझे जल्दी से बताओ? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत कौन से में जाता है? ड्यूडेनम में। तो अब क्या होगा बेटा, जितना भी सारा टॉक्सिक चीजें होती हैं शराब के अंदर, ये सारी जाती हैं किसके पास? लीवर के पास, यकृत के पास जाती हैं। और ये जितना भी शराब के अंदर जहर होता है, जहरीले पदार्थ होते हैं, वो लीवर में जाते हैं और लीवर में जाकर जम जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके लीवर की सेल्स खराब हो जाते हैं, खराब हो जाती हैं, और आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर कहलाता है। देखो फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर की सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया, लीवर की सेल्स में सूजन आ गई, लीवर की सेल्स अब खराब होना शुरू हो गई हैं। तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका ब्लड रिपोर्ट चेक करेगा, बोलेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी एसिड ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो रखे हैं। अब आपको शराब नहीं पीनी है, फिर भी वो इंसान नहीं सुधर रहा है, तो बेटा अब क्या होगा? अब और ज्यादा शराब पिएगा तो और ज्यादा टॉक्सिक चीजें आएंगी, पेट में उनका डाइजेशन हो जाता है, फिर वो लीवर में जाती है, जाके जम जाती है। अब क्या होगा? अब धीरे 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 लीवर का एक हिस्सा खराब होगा, दूसरा होगा, ऐसे लीवर पार्ट्स में खराब होना शुरू हो जाएगा, और इसी बीमारी को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस कहते हैं बेटा इसको। अगर आपने सुना हो कि भैया फलाना इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता था तो उसको क्या हो गया? उसे हो गया लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है यकृत खराब होना, लीवर की सेल्स खराब हो जाना।
ठीक है। ऐसे ही आप लोग बोलते हो कि मैम ज्यादा पेन किलर खाने से लीवर क्यों खराब होता है। अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, इस लीवर को हमारे बॉडी का स्टोर रूम कहते हैं। जब भी कोई चीज ज्यादा होती है ना, वो लीवर अपने पास ले लेता है। जैसे हमारी मम्मी क्या करती है, 5 किलो चीनी लाती है, 4 किलो चीनी स्टोर रूम में रखती है, 1 किलो चीनी बाहर निकालती है। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी का स्टोर रूम है लीवर। जब भी कोई चीज स्टोर करनी होती है, लीवर कहता है मेरे पास भेज दो, कोई बात नहीं। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो, तो लीवर इतना मासूम है, वो कहता है शराब के अंदर जितना भी सारी टॉक्सिक चीजें वो भी मेरे पास भेज दो, नहीं तो वो इधर उधर जाएगा, जहर किसी और ऑर्गन को खराब होगा। तो एक तरीके से लीवर सेक्रीफाइस करता है अपने आप को। ये कहता है शराब के अंदर जितना भी सारा जहर है उसे मेरे पास भेजो, मैं क्या कर दूंगा, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर दूंगा। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। ये लीवर का काम है बेटा। ये आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा फंक्शन ऑफ लीवर्स। एक एक करके आपको बताती हूं। लीवर बहुत सारे काम करता है। एक अच्छी किताब अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है लीवर 200 से 250 काम करता है। अब आप घबराइए मत, मैं आपको इतने सारे नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं 7-8 काम वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो आइए लिखिए फंक्शंस ऑफ लीवर। बेटा बाइल जूस वाला तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आ गया ना, वो तो एक अलग काम है। अब इसके अलावा और क्या क्या काम करता है, यकृत के कार्य लिखो। बहुत काम करता है बेटा लीवर, बहुत। क्या क्या, अभी एक एक करके मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी। 2-3 तो आपने पढ़ लिए। कौन कौन सा, एक तो पढ़ लिया आपने बाइल जूस प्रोडक्शन, बाइल जूस बनाता है, जी मैम लिख दो। तो पित्त रस बनाता है, हाँ जी मैम, एक काम तो पढ़ लिया। दूसरा क्या काम पढ़ा, बाइल जूस बनता है तो बाइल जूस क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा डाइजेशन ऑफ फैट। तो लिख दो ये वसा के पाचन में सहायक है, वसा के पाचन में सहायक है। तीसरा क्या काम करता है, जो मैंने आपको अभी समझाया, क्या लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। तीसरा काम लिखो, लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपसे पूछे हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना, लिख दो इसका काम। इसको हिंदी में बोलते हैं जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। जब भी कोई चीज आपके बॉडी में आती है और उस चीज से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, उन सारी चीजों को लीवर अपने पास ले लेता है और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देता है, उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसलिए मैंने कहा शराब के अंदर जितना भी सारा टॉक्सिक चीजें होती है वो सारी लीवर के पास आती है। अब भैया थोड़ा बहुत अमाउंट में पियोगे तो लीवर झेल जाएगा, क्या कर देगा वो, थोड़े बहुत अमाउंट में तो उसको उनको तोड़ देगा, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम कर देगा। अब बहुत ज्यादा शराब पियोगे तो लीवर कहेगा भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी डिटॉक्सिफिकेशन करने की, तो लीवर बेचारा खुद खराब हो जाएगा। इतनी ज्यादा शराब पी ली तो बेटा लीवर भी हाथ खड़े कर देगा, कहेगा इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। ऐसे ही मैंने कहा आप ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाते हैं तो आपका लीवर खराब क्यों होता है। पेन किलर्स के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स लीवर के पास आते हैं। अब लीवर अगर आपने कोई 1-2 महीने में एक आधी पेन किलर खा ली तो लीवर झेल जाएगा। अब तुम्हें हल्का सा सर दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लो। कुछ लोगों की आदत होती है हल्का सा सर दर्द होता है, पेन किलर खा लो। और डोलो तो ऐसे खाते हैं भारत में जैसे बच्चे लोग नहीं खाते, जेंट्स खाते हैं, वो जली जली टॉफी आती है उसकी तरह डोलो खाते हैं। डोलो बहुत हार्मफुल टैबलेट होती है बेटा। तो अगर आप ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं तो पेन किलर्स के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स लीवर में आते हैं और लीवर क्या करता है, खराब हो जाता है बेटा। नेक्स्ट लिखो, लीवर का क्या काम होता है, लीवर को बोलते हैं हमारे बॉडी का स्टोर हाउस, स्टोर रूम कहते हैं इसे। स्टोर हाउस का मतलब होता है भंडारण घर। ये हर चीज को भंडार कर सकता है, इसको ये बहुत जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, अब वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, लीवर कहता है मेरे पास भेज दो। तो आपको समझ में आया ज्यादा पेन किलर्स खाने, ज्यादा शराब पीने से लीवर क्यों खराब होता है ना। अगला लिखो लीवर क्या क्या स्टोर करता है, तो लिखो ये स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। क्या करता है ये, जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है, और ये ग्लाइकोजन आके कहां स्टोर होता है, यकृत के अंदर। तो लिख दो ग्लाइकोजन का भंडारण करता है यकृत। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आता है ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है, तो क्या करके आओगे, ग्लाइकोजन हमारे यकृत में, हमारे लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना हुआ होता है। अगला लिखो लीवर करता है बेटा, नेक्स्ट काम लिखो स्टोरेशन ऑफ विटामिन। ये विटामिन को स्टोर करता है। कौन कौन से विटामिन, ए बी ई के, ये चारों ही विटामिन हमारे लीवर में स्टोर हो सकती हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा हमारे लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, विटामिन ए। लीवर चारों को स्टोर कर सकता है, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा कौन से विटामिन को स्टोर करता है, विटामिन ए को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखो 7 नंबर पे काम ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। मैंने आपको खून पढ़ाया होगा तो मैंने पढ़ाया होगा कि आरबीसी टूटने के लिए कहां पर जाती है, यकृत और प्लीहा में जाती है। आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, वो बात अलग होती है, स्प्लीन प्लीहा में ज्यादा होती है, आरबीसी ज्यादा मात्रा में टूटती है, लेकिन थोड़ी बहुत लीवर में भी टूटती है ना। तो लिख दो आरबीसी की मृत्यु या आरबीसी को तोड़ना, ये आरबीसी का ब्रेकडाउन यही होता है। अगला लिखो एक काम और 8वें पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूरिया को कौन बनाता है, आंसर होगा यकृत। यूरिन पेशाब कौन बनाता है, आंसर होगा किडनी, गुर्दे। गुर्दे पेशाब बनाते हैं, जबकि यूरिया कौन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर यूरिया साइकिल चलाता है, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, तो आप बताओगे बेटा जिसके रिजल्ट में बनता है यूरिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछेगा बॉडी का स्टोर हाउस या स्टोर रूम कौन है, लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका होता है, लीवर का। शराब और जो पेन किलर्स के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो कहां पे जाके डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, यकृत में। बाइल जूस कौन बनाता है, यकृत। फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, यकृत। आपसे पूछे ग्लाइकोजन को कौन स्टोर करता है, यकृत। विटामिन कौन कौन से लीवर में स्टोर हो सकते हैं, ए डी ई के। सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा स्टोर होता है यकृत में, ए विटामिन ए, जो आंखों के लिए अच्छा होता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन कौन कर सकता है, यकृत कर सकता है, यकृत में जाकर आरबीसी टूटती है। और यूरिया कौन बनाता है, यकृत बनाता है। ये मैंने आपको मेन काम बताया लीवर के, ऐसे बहुत सारे काम करता है यकृत। तो अगर किसी इंसान का लीवर खराब हो जाए तो धीरे धीरे उसके बॉडी के सारे ऑर्गन इफेक्ट हो जाते हैं, इसके सारे ऑर्गन्स का खराब होना तो तय है। क्यों, क्योंकि भैया लीवर के काम तो देखो तुम कितने सारे कर रहा है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो विटामिन ए स्टोर नहीं होगा, विटामिन ए स्टोर नहीं होगा, आंखें खराब हो जाएंगी, आंखों का विजन क्लियर नहीं रहेगा उस इंसान का। अगर किसी इंसान का लीवर खराब हो जाए तो बेटा ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होगा उसकी बॉडी में, पतला दुबला चक्कर खाता इधर घूमता फिरता रहेगा, कभी भी गिर के पड़ जाएगा बॉडी में, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी उसके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमने पढ़ा कि लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या योगदान देता है। आई बस समझ में हम क्यों पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में यकृत को। अगर यकृत ना हो तो बाइल जूस बने ही ना, बाइल जूस बने ही ना तो फैट तो कभी पचेंगी नहीं, तो फिर तो आपको तेल घी मक्खन छाछ दूध दही सब बंद करना पड़ेगा, बिकॉज़ इन सब में फैट होता है। आप क्या क्या बंद कर दोगे आप, है ना। आई बात समझ में। तो अब हम ड्यूडेनम में, आपको याद है ना हम कैसे पढ़ रहे थे, हम ऐसे पढ़ रहे थे कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है उसमें 2 ऑर्गन्स अपने अपना जूस भेजते हैं। पहला कौन सा ऑर्गन था, लीवर यकृत। अब दूसरा कौन सा ऑर्गन पढ़ेंगे, पेनक्रियास, अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पेड़ के पत्ते जैसा होता है। तो लिखिए सूरज कह रहे मेरे एक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो अब हम लिखते हैं क्या, आइए दूसरा, तो ड्यूडेनम में बी नंबर पे लिखेंगे हम पेनक्रियास, पेनक्रियास अग्नाशय।
अग्नाशय क्या करता है पेनक्रियाज, क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पेनक्रियाज काम करता ही होगा, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आइए जरा पेनक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पेनक्रियाज कहां होता है? लिखेंगे एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूं। एब्डोमिनल कैविटी को बोलते हैं हिंदी में उदर गुहा, जहां पे आपका पेट, उदर का मतलब होता है पेट, जहां पे आपका यकृत, जहां पे पेनक्रियाज, तीनों पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं, है ना, है ना, ठीक है। तो अच्छा एक बच्चा कह रहा है बोर्ड का पीडीएफ दिखा दीजिए एक बार, लाइट कट हो गई थी, लाइट नहीं हुई थी बेटा, पीछे से कोई प्रॉब्लम हुई थी, देख लीजिए आपको कहां से देखना है, कौन सी स्लाइड लगानी है, वापस ये वाली लगानी होगी ना, यहीं पे कट हुआ था। चलो ह्यूमन आई का पीडीएफ नहीं है, वो तो बेटा ह्यूमन आई के नोट्स बना लो ना, क्या हो गया पीडीएफ नहीं है तो। सूरज कह रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से फर्क नहीं पड़ता है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का असर बहुत धीमा होता है, बहुत लंबे समय तक खानी पड़ती है, और जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं वो जल्दी इफेक्ट कर देती हैं, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले में होम्योपैथिक मेडिसिन का असर धीरा हो सकता है, धीमे हो सकता है, लेकिन नुकसान कम पहुंचाती है होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल पहुंचाती है। आपने देखा होम्योपैथिक मेडिसिन जिस सॉल्यूशन में डिप रहती है उसमें अल्कोहल होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद इंसान को हल्का सा नशा सा क्यों फील होता है, क्यों नींद आती है इतनी? हाँ, आरती कुमारी में लाइव क्लास है ना, बिल्कुल है बेटा। चलिए आगे आगे चलिए, पेनक्रियाज के बारे में पढ़े हम, पेनक्रियाज क्या होता है, चलिए तो आइए पेनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं हम। कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। कैसा होता है? पेड़ के पत्ते जैसा, ऐसा होता है, लीफ लाइक ऑर्गन, पेड़ के पत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, लिख दो, इट इज अ लीफ लाइक ऑर्गन, पेड़ के पत्ते जैसा होता है। मैम वजन में कितना होता है इसका, वजन कितना है, वेट कितना होता है? वजन में होता है ये 50 से 150 ग्राम के बीच में, हाँ 50 से लेकर 150 ग्राम के बीच में होता है बेटा, इतना होता है वजन में। लीवर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी की, मेंशन करते हैं हम लोग, मानते हैं इसको, ठीक है। अब आओ जरा, क्या कि ये जो पेड़ के पत्ते जैसा ऑर्गन है ना, इसकी डिस्कवरी हुई है बेटा, इसकी खोज हुई है। तो एग्जामिनर पूछता है पेनक्रियाज की खोज किसने की थी, तो पेनक्रियाज की खोज की थी लेंगर हेंस नाम के वैज्ञानिक ने, लेंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट ने पेनक्रियाज की खोज की थी, लेंगर हेंस नाम के वैज्ञानिक ने पेनक्रियाज की खोज की थी। और इन्होंने कहा था कि इस पेनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अग्नाशय के अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। अग्नाशय के अंदर कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और आपको इनको नाम याद करना ही पड़ेगा। 4 प्रकार की कोशिकाएं हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चलिए इनके नाम याद करेंगे पहले हम। पेनक्रियाज में सबसे पहली सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरी जो होती है उनको बोलते हैं बीटा सेल, और तीसरी जो होती है उनको बोलते हैं डेल्टा सेल, और जो चौथी होती है उनको हम एफ सेल या एसिनार सेल्स कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इनका? इनका नाम होता है एसिनार सेल्स, सेम नाम हिंदी में है, डेल्टा कोशिका, अल्फा बीटा डेल्टा, और चौथी एफ सेल या एसिनार सेल्स, हिंदी में बोलते हैं एसिनार कोशिकाएं। ये हमारे पेनक्रियाज में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कर लोगे नाम याद? हाँ जी, नाम याद कर लोगे? जी मैम कर लेंगे। अब सुनो जरा ध्यान से, पेनक्रियाज की अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स, ये तीनों बनाती हैं हार्मोन्स। ये तीनों हमारे बॉडी में क्या सिक्रीट करती हैं? ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन बनाती हैं। ये मैं आपको हार्मोन्स वाले चैप्टर में या तो पढ़ा चुकी होंगी या आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये बनाती है इंसुलिन हार्मोन, ये बनाती है ग्लूकागोन, ये बनाती है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। अब हम हार्मोन नहीं पढ़ रहे हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम आते हैं? एंजाइम्स या जूस। तो प्यारे बच्चों, जो पेनक्रियाज की एफ सेल या एसिनार सेल्स होती हैं, ये बनाती है एक जूस, जिस जूस को बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं हम इसको? हम इसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस बनाया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेनक्रियाटिक जूस कौन बनाता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कौन सी सेल्स बनाती है? तो आप क्या बताओगे? एफ सेल या एसिनार सेल्स, ठीक है। कितना बनता है पेनक्रियाटिक जूस? एक दिन में 1 लीटर, लिख देना 1 लीटर पर डे। एक दिन में 1 लीटर तक पेनक्रियाटिक जूस बन सकता है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी बताई है मैंने। 1 लीटर तक पेनक्रियाटिक जूस बन सकता है। पेनक्रियाटिक जूस का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये भी बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसके पीएच का मान भी 7.5 से 8.5 के लमसम होता है। अगर नेचर पूछेगा तो ये बेसिक या एल्कलाइन नेचर का है, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है, राइट? हाँ जी मैम। अब देखो पेनक्रियाज ने जूस बना के कहां पे ट्रांसफर करा? पेनक्रियाज जूस बना के अपने पास नहीं रखता है, कहां पे ट्रांसफर कर देता है? तो प्यारे बच्चों इस फोटो में देखो, ये पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियाज है। इसने 1 लीटर पेनक्रियाटिक जूस बनाया, बना के ये जो नली है ना, ये डक्ट नली, इस नली की सहायता से कहां पे ट्रांसफर कर दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ट्रांसफर कर दिया। देखो इसी नली से आता है बाइल जूस, ठीक है। देखो यहां से बाइल जूस आया, यहां से पेनक्रियाटिक जूस आया, और ये आके इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में गिर गया जूस। इस नली को बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो शब्द का मतलब लीवर, पेनक्रियाटिक शब्द का मतलब पेनक्रियाज, डक्ट का मतलब नली। ये जो नली है ना, ये नली, ये कॉमन नली है एक। इसी नली से बाइल जूस आता है, इसी नली से पेनक्रियाटिक जूस आता है। और इस नली को कहते क्या है? तो इस नली को बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। लिख लेना बेटा, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिंदी में सेम नाम है, बस डक्ट को नली कह देते हैं। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट नली क्या करती है? हिपैटो का मतलब लीवर, लीवर के जूस को लाती है। पेनक्रियाटिक का मतलब पेनक्रियाज के जूस को लाती है, और कहां लाती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो इस नली को हम हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो पेनक्रियाज ने 1 लीटर तक जूस बनाया, बना दिया जी मैम। अब बनकर ये आता कहां है? तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है वो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ ये पेनक्रियाटिक जूस कहां आके गिर जाएगा? ये ड्यूडेनम में आके गिर जाएगा। अरे इसीलिए तो मैं पढ़ा क्या रही हूं, मैं अभी भी छोटी आंत ही पढ़ा रही हूं, लेकिन छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से में क्या करता है? लीवर अपना जूस, पेनक्रियाज अपना जूस आकर इस ड्यूडेनम में ट्रांसफर कर देते हैं। मैम बाइल डक्ट क्या होता है? बाइल डक्ट का मतलब होता है जो बाइल जूस लाती है। देखो बेटा, आप एक बच्चे का कंफ्यूजन दूर करते हैं। सुनो, पेनक्रियाज यहां है, लीवर यहां है, तो यहां से तो अकेला बाइल जूस निकला ना। हाँ मैम, तो इस नली को ऊपर वाले हिस्से को बाइल डक्ट कह देते हैं, क्योंकि सिर्फ बाइल जूस लाती है। जब ये नली यहां से नीचे शुरू होती है इस हिस्से से, तो यहां से पेनक्रियाज अपना जूस डाल देती है। तो बेटा इस नली को ऊपर बाइल डक्ट बोलते हैं, नीचे हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं।
किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मृदुल पाल ने पूछा था। ठीक है बेटा, है ना मैम? हम लोगों को शरीर में ज्यादा एसिडिक खाना खाना चाहिए या बेसिक खाना खाना चाहिए? बेटा हम दोनों प्रकार का भोजन खाते हैं, एक तरीके का खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। हमें एसिडिक फूड भी चाहिए होता है और बेसिक फूड भी चाहिए होता है। अगर आप बेसिक फूड खाते जाओगे तो बेटा बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, और अगर आप एसिडिक फूड खाते जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये पैनक्रियाटिक जूस कहां पे आके गिरता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके गिर जाता है। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? तो पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। देयर आर 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अब ये हम कल पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैसे काम करते हैं, और पूरा डाइजेशन करवा देते हैं ये यहाँ पे लाकर। मैम टाइम हो गया, मुझे पता है बेटा प्रखर शुभम, है ना? मुझे पता है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कहां कहां से क्या चल रहा है? मैं एक बार फिर से पढ़ाती हूँ, देखो मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। ये आपका स्टमक था, पेट था, हाँ जी मैम। पेट का सारा भोजन कहां आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे लीवर जुड़ा हुआ होता है और ऐसे पेनक्रियाज जुड़ा हुआ होता है, और इनसे कॉमन डक्ट जुड़ी होती है जो यहाँ भोजन लेकर आती है, उसको हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। आगे बस समझ में, है ना? तो हम ये पढ़ रहे हैं ड्यूडेनम। कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल अपना ये चैप्टर फिनिश। हम किसी को अल्कोहल से कैसे दूर करें? बेटा किसी को जब तक सामने वाला इंसान नहीं चाहेगा शराब छोड़ना, तब तक आप उसे शराब नहीं छुड़वा सकते हो। हम 30 साल से ड्रिंकिंग अल्कोहल आफ्टर चेकिंग लीवर इट इज 100% सेफ। ये कौन कह रहा है 30 साल से शराब पी रहे हो फिर भी उसका लीवर सही है? ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। अगर ऐसा है तो वो बहुत कम अमाउंट में शराब ले रहा होगा, बहुत कम अमाउंट में शराब ले रहा होगा। हाँ, हम शुगर 540 हो जाए तो क्या करें? तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, एडमिट हो जाओ। 550 शुगर का मतलब समझ रहे हो तुम? 550